सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते। क्षितिज भाग 1 से। इस व्यंग्यात्मक लेख के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इन्होंने प्रस्तुत पाठ में प्रेमचंद्र की सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किए हुए हैं। साथ ही एक साहित्यकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचना करते हुए वर्तमान की आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर करारा व्यंग किए। जो लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को इस उपभोक्तावादी संसार में, उपभोक्तावादी जीवन में खो देते हैं, उस पे लेखक हरिशंकर परसाई करारा चोट किए हैं। उनका मजाक बनाए हुए हैं आपको इस पाठ में। आज जिस महान व्यक्ति का व्यंग्यात्मक लेख हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हिंदी साहित्य जगत की कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद्र मुंशी जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजबूत नींव हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में लगभग 1.5 दर्जनों से अधिक उपन्यास, 300 से अधिक कहानी लिखकर हिंदी साहित्य जगत में एक अमिट छाप छोड़े हुए हैं। आदर्शमुखी यथार्थवादी इनकी साहित्य की विशेषता है और विषम से विषम परिस्थिति में भी यह अपनी आदर्शवादिता को त्याग नहीं करते हैं, अपने दिखावा को यह जाहिर नहीं हो। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं और पाठ को समझते हैं। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। यहाँ परसाई जी इनके व्यक्तित्व के वर्णन कर रहे हैं कि प्रेमचंद्र मुंशी जी के चित्र मेरे सामने है। वह अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके सर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपट्टी चिपकी हुई है, अर्थात वह दुबले पतले हैं। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें उनकी इस दुबले पतले व्यक्तित्व को हरा भरा बना रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। प्रेमचंद्र मुंशी जी जो तस्वीर में जूते पहने हुए हैं, वह जूते कैनवस की बना हुआ है। कैनवस एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है जो जूते बनाने की कार्य में प्रयोग में लाया जाता है और पाल के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो
उस जूते का जो डोरी है वह सही ढंग से नहीं बंधा हुआ है, वह लापरवाही से बांधा गया है, जिसके सिरे लोहे की पतरी निकली हुई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जूते की जो पतरी की छेदे हैं उसमें वो डोरियां डालने में परेशानी हो रही है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, अर्थात किसी भी तरह उस डोरी को प्रेमचंद्र जी कस लिए हुए हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक तस्वीर को देखते हुए उनके जूते के बारे में बता रहे हैं कि उनके दाहिने पांव का जो जूता है वो तो सही है, पर उनके बाएं पांव की जो जूता है उसमें छेद है, जिससे उनकी उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की कि मगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब तस्वीर में देखकर लेखक यह अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस इंसान की फोटो खिंचवाने की पोशाक ऐसी है तो पता नहीं पहनने की पोशाक कैसी होगी। अब इस तस्वीर को देखकर मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में उनके मन में तरह तरह के सवाल खेलने लगा। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसे ही फोटो में खींच जाता है। अर्थात यहाँ इस अनुच्छेद में लेखक उनकी व्यक्तित्व को वर्णन कर रहे हैं कि यह दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, यह जैसे है वैसे ही अपने ही रूप में सबके सामने आना चाहते हैं। अर्थात मुंशी जी का जो सादगी भरा जीवन था वह अपने इस जीवन में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं लाना चाहते थे, वह दिखावे की रंगमंच पे नहीं आना चाहते थे, उनमें दिखावे नाम के शब्द रत्ती भर नहीं थे, जिस कारण वह जिस रूप में थे उसी रूप में फोटो भी बनवा लिए। चूँकि फोटो काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो ऐसे आम तौर पर लोग क्या करते हैं, जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो पूरी एकदम बन ठन कर साज सजा करके जाते हैं। लेकिन मुंशी जी ऐसे नहीं किए, क्योंकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं है, वह सादगी के जीवन जी रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या मुझे मालूम है मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झोंक नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द गहरे कुएं की तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास व व्यंग्य है। लेखक यहाँ उनकी व्यवहार को मजाक उड़ाए हुए हैं कि जब तुम फोटो खिंचवा रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पर तनिक भी संकोच नहीं था, लज्जा नहीं थी, शर्म नहीं थी। यदि अपनी फटे जूते को ढकना चाहता तो अपनी धोती की थोड़ी नीचे भी कर लिया होता, जिसके कारण वह फटे जूते ढक जाती। वो जो जूते से उंगली झांक रही थी वह दिखाई नहीं देता, लेकिन चेहरे पर तो बड़ी बेपरवाही है, पूरे विश्वास है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं क्यों दिखावा करूँ। थोड़ी सी शर्म कर ली होती उस समय फोटो
फोटोग्राफर ने भी रेडी प्लीज कहा होगा तो उसने अपनी बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश किया होगा, वो भी कहाँ से? कुएं की गहराई से, कुएं की तल से। तो यहाँ मुंशी जी की जो जीवन था वह बड़ा ही कष्टमय था, दुखमय था। उनकी सारे जीवन दर्दों से भरा हुआ था, जिस कारण उनके चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं उभर आई और इसी व्यथा के साथ वह जी रहे थे। जब फोटोग्राफर रेडी बोला तो उसने उस झूठे मुस्कान लाने की कोशिश तो किए, लेकिन वह ला नहीं पाए, बल्कि वह आधे अधूरे मुस्कान ही अपने चेहरे पर ला पाया। तभी फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया। तो अब फोटो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसने हंसने की कोशिश न करके बल्कि उपहास उड़ाया हो, व्यंग कर रहा हो। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह किसी का अट्टहास उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है, व्यंग कर रहा है। भला यह कैसा व्यक्ति होगा? अपना पर्सनालिटी तो देख नहीं रहा है, दूसरे का उपहास उड़ा रहा है। यहाँ इस अनुच्छेद में साहित्यिक पुरखे शब्द का अर्थ महान कलाकार, महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी के लिए जिसका चित्र लेखक यहाँ दिखा रहा है, इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि साहित्य ही इनका जीवन था। कथा सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाने वाले इनके जीवन पूरी सादगी से भरा पड़ा था। इस कारण यहाँ साहित्यिक पुरखे शब्द लेखक ने इस्तेमाल किए हुए हैं। आगे है, फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या नहीं खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूती ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। एक पल के लिए तो प्रेमचंद्र की फोटो देखकर लेखक को रोने का मन करता है, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी चेहरा के हाव भाव देखकर जैसे कि वह खुद किसी का अट्टहास उड़ा रहे हैं, किसी पर उपहास कर रहे हैं, किसी पे व्यंग कर रहे हैं। चेहरे का हाव भाव ऐसा है तो फिर लेखक को रोने से रोक दे रहा है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से बड़ दिखाई करते हैं और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। देखिए लेखक ने प्रेमचंद्र के लिए यहाँ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किए हुए हैं कि दुनिया अब यहाँ तक भी दिखावा करने लगे हैं कि मांगे हुए कोट से बड़ दिखाई के रस्म करते हैं। यानी जब लड़की वाले लड़का देखने आता है तो किसी से कोट मांग कर ले आते हैं और वह मांगे हुए कोट पहनकर लड़के दिखाया जाता है। यहाँ तक कि लोग मांगे की मोटर कार से बारात सजते हैं, दूसरों से मांग कर मोटर कार पे चढ़कर बारात जाते हैं। लोग तो यहाँ तक करते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए बीबी भी भाड़े पे ले लेते हैं, लेकिन तुम तो एक जूता नहीं ले सका। कैसा है तुम्हारा प्रवृत्ति, कैसा है तुम्हारा सोच? अगर अपनी ही सादगी पे टिके रहना था
तो फिर फोटो खिंचवाने की आवश्यकता क्या था? फोटो नहीं खिंचवाते। ऐसा भी हो सकता है कि बीबी के आग्रह पर चलो भाई अर्धांगिनी की बात मान लेते हैं, इस तरह से वह अनचाहे मन से फोटो खिंचवा लिए हैं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ा कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो इतनी परफ्यूम के इस्तेमाल करते हैं, इतने इत्र चपेट लेते हैं ताकि फोटो भी क्या हो, खुशबूदार आए। लेकिन तुमने जूते नहीं बदल सका। अर्थात यहाँ उनकी शायदगी का वर्णन लेखक दिल खोल करके किए हुए हैं कि चाहे दुनिया जो भी समझे, मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे इस फैशन की चपेट में नहीं आना है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करना है और न ही उन्हें कोई दिखावा पसंद था। अभावों में ही वह हमेशा मुस्कुराने के प्रयास करते रहे, जो कि वह प्रयास उनके चेहरे पर ठीक विपरीत बनकर दिखता था, उल्टा बनकर दिखता था। टोपी 8 आने में मिल जाती थी और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। अर्थात उस समय में भी जूते की कीमत टोपी से कहीं ज़्यादा था। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अर्थात लेखक यहाँ कह रहे हैं कि तुम युग प्रवर्तक हो, युग की बदलने वाले व्यक्ति हो, नए युग की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हो, महान कथाकार हो, महान उपन्यासकार हो। उपन्यास की जगत में आपकी पहचान सम्राट के रूप में किया जाता है, लेकिन आपकी तस्वीर में फटे जूते को देखकर मेरा बुरा हाल हो जाता है। यह कैसी विडंबना है। यहाँ लेखक कहता है कि प्रेमचंद्र शीर्षे विद्वान साहित्यकार जीवन की मरणशीलता और अनियतिता को भली भांति समझते थे। वे दिखावे और ढोंग से दूर रहना चाहते थे, लेकिन पत्नी अर्धांगिनी के अनुरोध पर वह फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए और वह बेपरवाही ढंग से इस तरह की फोटो खिंचवा ले। वह कदापि ना चाहते थे। ऐसा ही कुछ लेखक ने यहाँ वर्णन किए हुए हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली हुई है, पर अंगूठे के नीचे तल फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिरा जाएगा, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात यहाँ लेखक खुद से प्रेमचंद्र जी की तुलना कर रहे हैं कि तुम इस दिखावे के महत्व नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं इसी पे अपनी जीवन खड़ा किया है।
मैं इस पर्दे की जीवन को भली भांति समझ रहा हूं। मेरी जूता तला के नीचे घिस जाता है पर उंगली नहीं दिखती है। मैं भी मेहनत करता हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन मेरी उंगली नहीं दिखती है, ताकि यह जन्म जन्मांतर तक, कई पीढ़ी तक हम मजाक बनकर रह जाए। ऐसा व्यक्तित्व नहीं है मेरा। मैं पर्दे की दुनिया को सही मानता हूँ। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो पर जिंदगी भर इस तरह नहीं दिखाऊं, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो के ही छपा जाए। अर्थात उनकी जो लेख है वह कह रहे हैं कि चाहे मेरी लेख बिना फोटो को ही छप जाए, मुझे परवाह नहीं, पर मैं तुम्हारी तरह फटे हुए जूते पहनकर फोटो नहीं खिंचवा सकता। लेखक फोटो खिंचवाने के लिए तो कम से कम जूते ले लिए होते। इस बात को बार बार उजागर कर रहे हैं। तुम्हारी यह व्यंग्यात्मक मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। प्रेमचंद्र मुंशी जी जो फोटो में हंसने के प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास उपहासपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि यह जो तुम व्यंग्यात्मक हंसने की कोशिश कर रहे हो, इसे देखकर मेरा हौसला पस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूछ की रात में सुअर हल्कू का खेत चर गए हैं? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत की कफन के चंदे की शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम पड़ती है। अर्थात ये सभी बातें इनकी द्वारा रचित पात्रों की विषमता को उजागर कर रहा है। तो उसी बात को लेखक यहाँ दोहरा रहे हैं कि तुम अपने पात्रों को, नेम टोम को अदा कर रहे हो, निभा रहे हो। मैं तुम्हारा फटा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। क्या तुम चक्कर काटते हो? क्या बनिए की तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकड़ी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। अर्थात आते जाते जूता घिस गए और वह प्रभु श्री कृष्ण के नाम भी भूल गए। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीजों को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर पड़ गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। लेखक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुमने मेहनत अधिक किया है, जिसके कारण तुम्हारा जूता घिस गया है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुमने परत पर परत पड़ी सदियों से कोई ऐसी चीज पर अपना जूता बलपूर्वक आजमाया है, इसी कारण तुम्हारा जूता इस तरह फट गया है। तुमने किसी टिल्ले अर्थात किसी खंभे पे अपना जूता आजमाया, इसलिए इस तरह फटा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। पर अपनी शायदगी से समझौता
प्रेमचंद्र जी को बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने समझौता किया भी नहीं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी यही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म का अर्थ होता है नेम माने नियम, धर्म माने कर्तव्य, अर्थात तुम्हारे ही द्वारा रचना किया गया और उस रचना के मुख्य पात्र के रूप में आया था होरी। तो होरी अपने नेम धर्म के कारण ही वह खुद को ले डुबाया। वही कमजोरी तुम में भी है। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। अगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अर्थात इनकी तस्वीर में जिस प्रकार की मुस्कान है उससे भी इनके नेम धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है लेखक। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझती हो। उसकी तरफ हाथ भी नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इनका जो तस्वीर में उंगली झांक रहा है उस पे लेखक व्यंग कर रहे हैं कि यह तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम अपनी इस उंगली से किसी के तरफ इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकाल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे को नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारा व्यंग मुस्कान समझता हूँ। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, उनमें प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें सामने उभर कर आती है। प्रेमचंद्र सादगी पसंद व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे दिखावे में रत्ती भर भी विश्वास नहीं रखते थे। वे स्वयं को अपने वास्तविक रूप में ही अपनाने के लिए लोगों को ध्यान आकर्षित करते थे। अभावों में भी वह हमेशा मुस्कुराने की प्रयास करते रहे। उधार मांग कर दिखावा करना उनकी व्यक्तित्व में नहीं था। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।